जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जय अरबशाला पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके एग्ज़ाम यूजीसी नेट के लिए 2023 दिसंबर 2023 के लिए आपका 2023 दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और एनटी की तरफ से जो डेट जारी की गई है वो है 6 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच आपका एग्ज़ाम होगा। तो अब आपके पास मात्र 2 महीने का समय शेष बचा है, अक्टूबर और नवंबर का। तो लग जाइए आप अपनी तैयारी में और हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। आपने देखा कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास शुरू कर चुके हैं और उसमें हमने आपको पिछली क्लास में शिक्षण, अधिगम और शिक्षण सूत्र के बारे में पिछली जो 2 क्लासें हुई उसमें बता चुके हैं। आज ये आपकी तीसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है शिक्षण संबंधी अवधारणाएं। आप देखेंगे कि यूजीसी नेट का जो पेपर होता है, फर्स्ट पेपर, उसमें शिक्षण संबंधी जो अवधारणाएं हैं उनसे क्वेश्चन कई बार बना है। मोस्ट जो क्वेश्चन बनता है इससे इन्हीं धारणाओं से बनता है, जो आपकी 6 धारणाएं दे रखी हैं। आधार जो पहली इसकी अवधारणा है उसको हम देखेंगे कि शिक्षण का आधार क्या है। तो हम देखते हैं कि शिक्षण के जो आधार हैं वो 3 आधार हैं। 3 आधार शिक्षण के तय किए गए हैं। अगर कोई शिक्षण प्रक्रिया होती है तो किन आधार पर होती है? इन 3 आधारों पर ही शिक्षण प्रक्रिया चलती है, जिसमें से पहला आधार आप देखेंगे क्यों। पहला आधार जो है वो है क्यों। जब भी हम कोई कार्य करने जाते हैं, जब भी हम किसी भी कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हम पहले ये जान लेते हैं कि हम वो कार्य क्यों करना चाहते हैं। जब हमें इस बात का जवाब मिल जाता है कि हम वो कार्य करना क्यों चाहते हैं, तब हम उस कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार शिक्षण की प्रक्रिया में ये जान लेना बहुत आवश्यक होता है कि हम जो भी शिक्षण करने जा रहे हैं या जो भी शिक्षा लेने जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं। जब हमें क्यों का जवाब मिल जाता है, क्यों जा रहे हैं, इसका जब मोटिव मिलता है, इसका आंसर हमें कैसे मिलता है, इसका जवाब कैसे मिलता है? दर्शन शास्त्र के द्वारा। इसका जो जवाब है वो दर्शन शास्त्र हमें देता है। दर्शन शास्त्र ये बताता है कि हम जो है शिक्षण की प्रक्रिया क्यों कर रहे हैं। जब हम ये जान लेते हैं कि हम शिक्षण की प्रक्रिया जो है हो रही है उसे क्यों प्राप्त कर रहे हैं, तो अगले हम बढ़ते हैं सेकंड आधार की ओर, जो है दूसरा आधार उसका वो है कैसे। हम ये जान लिया कि हम शिक्षण क्यों करना चाहते हैं, तो हम ये पता करेंगे अब जब शिक्षण कैसे होगा। क्यों जो हमने जान लिया तो हम ये देखेंगे कैसे, कि हम जो चीज़ सीख रहे हैं वो जब हम ये जान लिया कि क्यों सीख रहे हैं, तो उसके बाद हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम उसको कैसे सीखेंगे। ये भी तो पता होना जरूरी है कि हम जो शिक्षण प्राप्त करने जा रहे हैं उसको कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो इसके जवाब के लिए आपको मनोविज्ञान इसका उत्तर देता है। मनोविज्ञान से आप ये सीखते हैं कि आप जो है शिक्षण प्रक्रिया को किस प्रकार से सीखेंगे या कैसे इसको सीखेंगे। अगले जब हम ये जान लेते हैं कि क्यों हम शिक्षण प्राप्त करेंगे, कैसे करेंगे, फिर उसके बाद आता है क्या। फिर ये जानना भी तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उसमें क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ा जाए। जब हमने ये जान लिया क्यों पढ़ा जाए, फिर ऐसे जान लिया हमने कैसे पढ़ा जाए, फिर अब हम ये जानते हैं कि क्या इसमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इसका आधार आपको जब जवाब इसका देता है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के द्वारा ही इसका जवाब मिलता है कि हमको क्या पढ़ना है। तो पहली अवधारणा हो गई शिक्षण के आधार की, जिसमें 3 आधार थे, क्यों, कैसे और क्या। क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। क्यों का जवाब आपको मिलता है दर्शन शास्त्र, कैसे का जवाब देता है मनोविज्ञान, और क्या का जवाब जो आपको मिलता है वो समाजशास्त्र के द्वारा मिलता है। दूसरी अवधारणा इसमें आप पढ़ेंगे वो है आदर्शवाद की, इसमें आइडियलिज्म कहते हैं इसको। और इसके प्रतिपादक जो हैं, अरस्तु क्या हैं, इसके प्रतिपादक हैं। अरस्तु इसके प्रतिपादक हैं। प्रतिपादक इसके अरस्तु हैं। आदर्शवाद की धारणा क्या बताती है? आदर्शवाद की धारणा 2 बातों पर जोर देती है, एक नैतिकता पर और दूसरा बौद्धिक सद्गुणों पर। आदर्शवाद बताता है कि जो भी व्यक्ति या छात्र शिक्षण की प्रक्रिया में संलिप्त है या फिर शिक्षण कर रहा है, वो क्या है, नैतिक नियमों के आधार पर ही शिक्षण प्रक्रिया को संचालित करे और उसमें क्या हो, बौद्धिक सद्गुणों का विकास हो। किन 2 चीज़ों के बारे में? एक नैतिक और बौद्धिक सद्गुण। इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं। ये आपने देख लिया पहला।
दूसरा आप देख रहे हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद मूल रूप से आदर्शवादी नियमों के आधार पर ही चलता है। और आदर्शवादी क्या कहती है विचारधारा? आदर्शवादी अवधारणा कहती है कि जो आदर्शवाद है वो नैतिक और बौद्धिक सद्गुण दोनों का विकास चाहता है बच्चे में। जो भी छात्र है उसमें क्या चाहता है? नैतिक और सद्गुणों का विकास पर बल देता है। तो दूसरी अवधारणा आपने देखा, ये इसको लिख लेंगे। थोड़ा आपको लिखना चाहें तो कि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। शिक्षा का ये अवधारणा जो बताती है शिक्षा का मूल उद्देश्य, शिक्षा का मूल उद्देश्य छात्र का, ये कथन में ऐसे पूछ लिया जाता है, शिक्षा का मूल उद्देश्य छात्र का बौद्धिक और इसमें होगा नैतिक और बौद्धिक सद्गुणों का विकास करना है। छात्र में नैतिक और बौद्धिक सद्गुणों का विकास करना है। नैतिक का मतलब मोरल, जो मोरल है, मोरलिटीज़ होती हैं उनका क्या करना है? विकास करना है। ये आदर्शवाद इसको बताता है। अगली जो अवधारणा है वो है प्रकृतिवाद की अवधारणा। प्रकृतिवाद की अवधारणा को बोलते हैं नेचुरलिज्म, इंग्लिश में इसको कहते हैं। इसको हम समझ लेते हैं ये क्या है। इसके जनक जो हैं प्रकृतिवाद के वो हैं डाल्टन। ये नोट कर लेंगे, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि प्रकृतिवाद के जनक कौन हैं या आदर्शवाद के जनक कौन हैं। तो प्रतिपादक जो हैं इसके, ये कभी मैचिंग में भी आ जाता है। एक तरफ आपको प्रतिपादक दे देगा और एक तरफ आपको प्रतिपादक देगा, एक तरफ आपको दे देगा अवधारणाएं। तो उनसे आपको मैच करना रहेगा कि कौन सी अवधारणा किसकी है, अवधारणा किसकी है। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप इसमें देख लेंगे, नोट करते चलेंगे किसके जनक कौन है। तो आप देखें प्रकृतिवाद क्या कहता है। प्रकृतिवाद क्या कहता है? मूल रूप से ये प्रकृति पर जोर देता है। प्रकृति पर किस प्रकार जोर देता है? प्रकृतिवाद कहता है कि प्रकृति को ही शिक्षक माना है इन्होंने क्या कहा है कि कोई शिक्षक नहीं वरन प्रकृति ही मूल शिक्षक है। उन्होंने कहा प्रकृति ही मूल शिक्षक है। प्रकृतिवाद शिक्षक को मतलब प्रकृति को ही शिक्षक मानती है। ठीक है, उन्होंने प्रकृति को ही शिक्षक माना है और प्रकृति को शिक्षक मानकर ही मानने के कारण ये क्या है, प्रकृति को जब ये शिक्षक मानते हैं तो ये जो धारणा है वो मूल रूप से शिक्षार्थी केंद्रित हो जाती है। मतलब इसमें केंद्र में शिक्षक की जगह शिक्षार्थी होता है, शिक्षार्थी, और इसी के चारों ओर शिक्षण की प्रक्रिया जो है घूमती रहती है। शिक्षण की प्रक्रिया जो है इसमें घूमती रहती है। शिक्षक की कोई मूल भूमिका नहीं होती है। इसमें शिक्षक जो होता है वो प्रकृति होती है। शिक्षक प्रकृति ही होती है। प्रकृति से ही छात्र जो है सीखता है। इसमें एक चीज़ बताते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। अगर ये पूछ लेता है कभी एग्जाम में आपसे कि लर्निंग बाय डूइंग, इसका मतलब हो गया करके सीखने की प्रक्रिया। तो एग्जाम में इस प्रकार से कभी क्वेश्चन बन जाता है कि करके सीखने की प्रक्रिया किस अवधारणा का अंग है, तो आप बता देंगे कि प्रकृतिवाद का अंग है। करके सीखने की प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि कोई भी छात्र जो है प्रकृति में जितनी भी चीज़ें उपलब्ध हैं, हमारे चारों वातावरण में जो प्रकृति में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उनसे क्या करता है, उनसे करके सीखता है।
करके सीखता है। तो ये प्रकृतिवाद की अवधारणा और बताती है। और इसमें अगला पॉइंट ये बताते हैं कि इंद्रियों द्वारा शिक्षण होता है। इसमें इंद्रियां मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां आँख, कान, नाक, त्वचा, जो भी आपकी इंद्रियां हैं उनके द्वारा ही छात्र क्या करता है, सीखता है। तो जो छात्र है उसका शिक्षण कैसे चलता है, इंद्रियों के द्वारा चलता है। तो इंद्रियों द्वारा इसमें शिक्षण होता है। और साथ ही इसमें बताया गया कि पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया जाता है। जो पुस्तकें हैं उन पर, जो उनमें ज्ञान है पुस्तकों पर, इस पर जो है प्रकृतिवाद बल कम देता है। इस पर बल ये लोग कम देते हैं, यानी पुस्तकों के बजाय ये प्रकृति से सीखने पर बल अधिक देते हैं। इसके बाद अगला आप देखते हैं चौथी अवधारणा। प्रकृतिवाद मूल रूप से ये कहता है कि छात्र जो है प्रकृति के वातावरण में रहता है और प्रकृति में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उनसे ही वो करके क्रियाओं को करके सीखता है। तो लर्निंग बाय डूइंग का जो फार्मूला है वो प्रकृतिवाद का ही मूल है। अगले आप देखेंगे इसमें प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, ये क्या है, जॉन डीवी इसके प्रतिपादक हैं। इसे नोट कर लेंगे कि इसके प्रतिपादक कौन हैं। प्रतिपादक ये है जॉन डीवी। जॉन डीवी, और ये कहाँ से थे, यूएसए के। और ये जो प्रक्रिया, जो इसमें अवधारणा है प्रयोजनवाद की, ये यूएसए की ही देन है। किसकी देन है, यूएसए की देन है। इसका उदय कहाँ हुआ था, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही प्रयोजनवाद का जन्म हुआ था। प्रयोजनवाद क्या बताता है, प्रयोजनवाद कहता है कि क्रियाशीलता और व्यावहारिकता, प्रयोजनवाद जो है क्रियाशीलता और व्यावहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान देता है। एक पॉइंट इसमें ये नोट कर लेंगे कि प्रयोजनवाद क्या कहता है, एक क्रियाशीलता को और व्यावहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान देता है। दूसरा ये बताता है अनुभव ज्ञान का आधार है। ये लोग जैसे अपने पिछले वाले में पढ़ा प्रकृतिवाद में लर्निंग बाय डूइंग, इसमें ये बताते हैं कि इसका फार्मूला है लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव के आधार पर सीखना। अनुभव के आधार पर सीखना। प्रयोजनवाद बताता है कि जो व्यक्ति है वो क्या करता है, बार बार किसी कार्य को करता है, और जब वो जब बार बार किसी कार्य को करता है तो वो क्या करता है, उस कार्य में माहिर हो जाता है और उसको उस कार्य का अनुभव हो जाता है करने का, और धीरे धीरे करके वो क्या होता है, उसे सीख जाता है अनुभव के आधार पर। तो बार बार किसी कार्य करने से उसको उस कार्य का अनुभव होता है और अनुभव के आधार पर वो सीख जाता है। यही प्रयोजनवाद बताना चाहता है। ठीक है, अगले इसके कहता है ये कि पूर्व निश्चित सत्य या आदर्श, जो पहले से कोई भी निश्चित किया गया सत्य है या जो आदर्श हैं उनके लिए ये कोई भी स्थान नहीं देते हैं। अगला एक्टिविटी स्कूल सिस्टम, जो भी हम आजकल के आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों में जो प्ले स्कूल होते हैं, प्ले स्कूल में आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो एक्टिविटी के माध्यम से उन्हें सिखाया जाता है, एक्टिविटी करके, एक्टिविटी। तो जो एक्टिविटी सिस्टम है, एक्टिविटी सिस्टम जो था वो प्रयोजनवाद की ही देन है। ठीक है, इसका प्रारंभ जो है एक्टिविटी सिस्टम का प्रारंभ प्रयोजनवाद ने किया। अगर ऐसे प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्टिविटी स्कूल सिस्टम जो है वो किसकी देन है, तो वो प्रयोजनवाद ने ही दिया है। ठीक है, प्रयोजनवाद की जो अवधारणा है जॉन डीवी की, वो यहीं से एक्टिविटी सिस्टम का उदय हुआ है। अगले आप इसमें देखेंगे दो फार्मूले आपने इसमें देखा, लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। तो इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग किसका है, तो प्रकृतिवाद का है, और लर्निंग बाय एक्सपीरियंस प्रयोजनवाद का है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। अगले आप देखते हैं पांचवी अवधारणा क्या है, अस्तित्ववाद की है। अस्तित्ववाद मतलब अस्तित्व से संबंधित है। ये अस्तित्व मतलब जो एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट जो करता है, एग्जिस्ट
एग्जिस्ट जो करता है उससे संबंधित है ये। और ये जो जनक हैं इसके या प्रतिपादक कहते हैं इसे, वो कौन है? कीर्कगार्ड। कीर्कगार्ड इसके जनक हैं, इसे नोट कर लेंगे। इसके जनक कौन है? कीर्कगार्ड। ये क्या बताता है? ये बताता है कि व्यक्तिवाद पर अधिक बल देता है। व्यक्तिवाद, एक होता है समाजवाद, एक होता है समाजवाद। तो ये समाजवाद पर, मतलब जो समाज को लेकर साथ लेकर कोई चलता है, तो इस समाजवाद पर कम बल देता है। ये व्यक्तिवाद पर इंडिविजुअल जो होता है उस पर, व्यक्तिवाद पर अधिक बल देता है। किसी भी एक पर्सन पर अधिक बल देता है, एक पर्सन पर अधिक बल देता है। जहाँ समाज है, जहाँ बहुत सारे पर्सन हैं, उस पर समाजवाद पर कम बल देकर ये एक व्यक्ति पर बल अधिक देता है। इसलिए इसमें बताया गया कि ये स्वयं को जानने का धारणा है। ये धारणा बताती है कि इससे क्या करते हैं, हम स्वयं को जानते हैं। और स्वयं हम कोई व्यक्ति हैं तो ये धारणा स्वयं को जानने की ओर इंगित करती है। और इसमें एक बात और बताई गई कि शिक्षक क्या करता है छात्रों में, शिक्षक क्या करता है छात्रों में मौलिकता, सृजन शक्ति और सक्रियता। जो सक्रियता है इसमें नोट कर लेंगे आप। शिक्षक जो छात्रों में मौलिकता कॉमा सृजन शक्ति और उसके साथ सक्रियता को बढ़ावा देता है। तो इन्हें क्या करता है, अस्तित्व बताता है कि शिक्षक छात्रों में मौलिकता, सृजन शक्ति और सक्रियता को बढ़ावा देता है। अगले हम पढ़ेंगे, अगली अंतिम जो आज की अवधारणा है आपकी, वो है योग। अगली धारणा जो है आपकी अवधारणा, इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा। छठी जो अवधारणा है वो है योग की अवधारणा। योग क्या है, इसके जनक लिख लेंगे आप पहले। जनक इसके कौन है? पतंजलि। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि योग के जनक कौन है, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे योग के जनक जो हैं वो पतंजलि हैं। ये क्या है? भारतीय दर्शन का, जो भारतीय दर्शन है, एक है इंडियन फिलॉसफी और एक है वेस्टर्न फिलॉसफी। तो ये क्या है? इंडियन दर्शन, भारतीय दर्शन का, इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन के जो 6 रूप हैं, 6 रूप जो भारतीय दर्शन में बताए गए उनमें से एक क्या है? योग है। और ये क्या है? योग क्या करता है? इस धारणा के अवधारणा में क्या बताया गया? ये क्या करता है? मन, जो आपका मन है, मस्तिष्क है, मन की प्रवृत्तियाँ, जो मन में आपकी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, को नियंत्रित करने की कला। तो योग क्या करता है? योग मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की कला को सिखाता है। क्यों? क्योंकि मन से ही सारे जो है विकार, जो भी व्यक्ति में जितने विकार उत्पन्न होते हैं, वो मन के ही विकार, मन की प्रवृत्तियों के आधार पर ही विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अगर मन की प्रवृत्तियों को व्यक्ति नियंत्रित कर लेता है तो क्या होगा? उसमें विकार जो है, विकारों पर नियंत्रण कर लेगा और वो क्या होगा? मौलिकता की ओर बढ़ जाएगा, मौलिकता की ओर बढ़ेगा और नैतिकता का उसमें उदय होगा, और मौलिकता की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये अवधारणा ये बताती है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जो कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है, तो उसको आप एक बार नोट कर लेंगे कि वो क्या बनता है, योग से संबंधित बनता है। वो है आपका योग के घटक से संबंधित, योग के घटक। जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो आपका योग के घटक से बनता है। तो कभी कभी ये पूछ लेगा कि योग के घटक कितने हैं, तो आप नोट कर लेंगे योग के कितने घटक हैं? 8 घटक हैं, 8 घटक। कभी तो इतना ही पूछ लेता है कि इसके घटक कितने हैं, इनकी गिनती पूछ लेगा, कभी आपको दे देगा 8 हैं, 7 हैं, 6 हैं, 4 हैं ऑप्शन में, तो आप क्या टिक करेंगे? 8 घटक इसके हैं, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कभी कभी इनके नाम पूछ लेता है, 4 दे देगा, 3 दे देगा, ये पूछ लेगा कौन सा है कौन सा नहीं है, या कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लेता है, तो क्रम से आप इनके नाम नोट कर लेंगे। अगर कभी क्रम भी पूछता है तो आप क्रम भी याद रखेंगे और इनके नाम भी आप याद कर लेंगे। तो पहला जो घटक है उसका है यम।
यम, जिसे बोलते हैं आत्मनियंत्रण। योग साधना से क्या होता है? सबसे पहले आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण। कई बार ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है कि योग का प्रथम घटक कौन सा है, तो वो है यम, आत्मनियंत्रण। दूसरा है इसमें नियम, तीसरा घटक इसका है आसन, चौथा घटक है प्राणायाम, पांचवा घटक है प्रत्याहार, छठा घटक है इसका धारणा, सातवां ध्यान, और आठवां और अंतिम घटक इसका है समाधि। तो इसमें आपको ये क्रम याद रखना है कि पहला यम, फिर नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। कभी ये 4 दे देगा तो आपसे क्रम पूछ लेगा कि इनका क्रम बताइए, या इनमें से कोई दे देगा उनसे क्रम पूछ लेगा, या इनमें के नाम पूछ लेगा, यम, नियम, आसन दे देगा, चौथा कोई और दे देगा तो पूछेगा इनमें कौन सा नहीं है। तो इस प्रकार से इससे कई प्रकार क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। क्रम से जैसे मैंने लिखवाए हैं वैसे ही आप नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो आज आपने शिक्षा संबंधी अवधारणा देखी कि किस प्रकार से इनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, और आप देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनसे बनते हैं। अगली क्लास में आप जो पढ़ेंगे, जब हम अगली क्लास आपकी लेंगे तो उसमें आपको पढ़ाएंगे शिक्षण अधिगम के तत्व। देखेंगे इससे जब आप पुराने क्वेश्चन देखेंगे तो शिक्षण अधिगम के तत्वों से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है।